एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान पाठ का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, ये पार्ट 2 है। आप वीडियो देखिए और शानदार तरीके से अपने नोट्स को तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सर्वप्रथम किस राज्य में मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। तो भैया हरियाणा में सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया गया। देखिए, जब लोग वोट डालने जाते हैं तो एक परिचय पत्र लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो ये परिचय पत्र जिसे कहते हैं मतदाता पहचान पत्र, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य ने किया? तो भैया हरियाणा। किसने किया? हरियाणा ने किया। फिर आप भारतीय निर्वाचन प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसको आप याद कर लीजिए, भारतीय निर्वाचन प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं। पहला क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक मताधिकार, मैंने आपको बताया क्या होता है। फिर है गुप्त मतदान प्रणाली, और तीसरा है आपका निर्वाचन की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रणाली का उपयोग। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद कर लेना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली के 3 दोष, आपको गुण और दोष दोनों तैयार कर लेना है। तो पहला हो गया फर्जी मतदान होना। पहला दोष क्या है कि बहुत सारे फर्जी मतदान हो जाते हैं, जिनकी वोटर आईडी नहीं बनी होती है, या दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसके नाम की वोट डाल के लोग चले जाते हैं। अधिकांश लोगों की मतदान के प्रति अरुचि है ना, ज़्यादातर लोग मतदान पे कोई रुचि नहीं लेते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं। धन की अवांछनीय भूमिका, और धन का गलत तरीके से प्रयोग होता है इसमें वोट डालने पे। फिर आता है आपका कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली सुधारित 3 सुझाव लिखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। तो पहला हो जाएगा मतदाता पहचान पत्रों की अनिवार्यता, दूसरा अनिवार्य मतदान, तीसरा चुनाव व्यय राज्य द्वारा वहन किया जाए। 3 चीज़ें आपको सुझाव पे लिख देनी है। फिर आप कुछ देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला है आपका कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो 20वीं शताब्दी की देन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में जाति, लिंग, वर्ण, नस्ल, शिक्षा तथा संपत्ति का भेदभाव किए बिना संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताओं का पालन करने वाले को मताधिकार प्रदान किया गया है। यानी समझिए आप कि जो देखिए आपका जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर, कितना है ना, 18 साल के ऊपर आपको मत देने का अधिकार है। तो जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर जो वयस्क हो जाता है उसे मत देने का अधिकार होता है। तो उसकी जाति से कोई मतलब नहीं है, लिंग कि वो महिला है कि पुरुष है इससे कोई मतलब नहीं है, वर्ण किस तरह का है, उसकी नस्ल क्या है, शिक्षा क्या है, और संपत्ति अमीर है गरीब है, ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अनपढ़ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, यही आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी सभी को मत देने का अधिकार। ठीक है, सार्वभौमिक मतलब सभी को, वयस्क जितने भी 18 साल से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हो, चाहे काले हों चाहे गोरे हों, किसी रंग को मतलब नहीं है, कोई जाति के हों, ठीक है, अमीर हो गरीब हों, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछ सकता है। फिर आपका आ जाता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से आप क्या समझते हैं? भारत में इसे अपनाने के कोई 2 कारण लिखिए। ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिएगा। ठीक है ना, तो आप नोट्स तैयार करते रहे साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको परीक्षा टाइम में कोई दिक्कत ना पड़े। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का अभिप्राय है कि चुनावों में जिस भी प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मत मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यानी इसका मतलब है कि चुनाव में जिस भी प्रत्याशी, यानी जो लोग चुनाव पे लड़ रहे हैं, चुनाव पे खड़े हैं, जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। इस प्रणाली में जो प्रत्याशी सर्वाधिक मत हासिल करता है उसे उस क्षेत्र से जीता हुआ माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जबलपुर से, एग्जाम्पल तो ले लेते हैं, जबलपुर ले लेते हैं, जबलपुर से चुनाव लड़ा, ठीक है ना। अगर उसने जबलपुर पे सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं तो उसे विजयी माना जाएगा। यही आपकी क्या है? फर्स्ट
पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ठीक है। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन अगला कहता है कि भारत में इसे अपनाने के कारण लिखिए। तो पहला कारण होगा भारत में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। भारत में क्या किया जाता है, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अपेक्षा यह प्रणाली अधिक सरल है, इसलिए इसको प्रयोग किया जाता है। यानी जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मत पाएगा उसे विजयी बना लिया जाता है। यही क्या आपकी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये 2020 में आपका आया भी था कि साधारण बहुमत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए दोनों समझ लेते हैं आसानी से। पहला आता है आपका साधारण बहुमत प्रणाली। इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता विभिन्न प्रत्याशियों में से किसी एक के पक्ष में वोट डालता है तथा जिसे सर्वाधिक मत मिलते हैं वह उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है। समझिए, साधारण बहुमत प्रणाली, इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता विभिन्न प्रत्याशियों में से किसी एक के पक्ष में वोट डालता है। यानी जितने मतदाता होते हैं क्या करते हैं, किसी न किसी को वोट देते हैं तथा जिसे सर्वाधिक मत मिलते हैं वह उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों में व्यवस्थापिका के लोग लोक सदन के गठन हेतु इस प्रणाली को अपनाया जाता है। याद रखिएगा कि साधारण बहुमत प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है, तो भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब चलते हैं आनुपातिक में। तो आनुपातिक यह चुनाव प्रणाली बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है। अपना जहाँ एक सदस्य होती है साधारण और जहाँ बहुसदस्यीय है वहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्येक मतदाता उतने वोट डालता है जितने की प्रतिनिधि चुने जाने हैं। विजयी होने के बहुमत प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक निश्चित चुनाव कोटा हासिल करने की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली का प्रयोग एकल संपत्ति मत प्रणाली तथा सूची प्रणाली के रूप में किया जाता है। इजराइल तथा नीदरलैंड में चुनाव की इस प्रणाली को प्रयुक्त किया जाता है। समझिए इसको कि यह चुनाव प्रणाली बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है, जिसमें प्रत्येक मतदाता उतने वोट डालता है जितने की प्रतिनिधि चुने जाने हैं। विजयी होने के लिए डाले गए मतों बहुमत प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा मत पाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक निश्चित चुनाव कोटा हासिल करने की आवश्यकता होती है। एक निश्चित चुनाव कोटा बना दिया जाता है और उसी को क्या करना होता है, हासिल करना होता है। इस प्रणाली का प्रयोग एकल संक्रमणी मत प्रणाली तथा सूची प्रणाली के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा इसका प्रयोग कहाँ होता है, इजराइल में और नीदरलैंड में। कहाँ होता है, इजराइल में और नीदरलैंड में। फिर एक आपका और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, है ना। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका पहला उद्देश्य है, निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में चुनावों की संपूर्ण व्यवस्थाएं करना है। पहला कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि चुनावों की संपूर्ण व्यवस्थाएं करना, इसका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा, आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लिखिएगा आप, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। निर्वाचन आयोग का दूसरा मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव कराना है। क्या हो जाएगा दूसरा, निष्पक्ष चुनाव कराना। तीसरा, निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान करना। निर्वाचन आयोग का तीसरा काम है ना, जो निर्वाचन संबंधी विवाद होते हैं उनका समाधान भी करता है। आज मैंने आपको इतने क्वेश्चन बताए हैं, इनको आप तैयार करिए, कल आपको बाकी बचे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा संबंधी आपको सारी तैयारियाँ कराई जाएंगी।